नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज की सीमा शुरू होते ही खेतों में हर तरफ आलू की चमक दिखाई पड़ती है। कहीं खेतों में खुदाई चल रही है तो कहीं आलू के ढेर लगे हैं। खेतों के बीच खड़े ट्रैक्टरों पर आलू की बोरियां लदने के बाद किसानों के चेहरे पर जल्द मेहनत की कीमत मिलने की आस भी दिखती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी के 3 क्षेत्र पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में मतदान होगा। इसमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटें और बुंदेलखंड इलाके में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं 59 सीटों में 36 पर आलू उत्पादक किसानों का प्रभाव अधिक है। इसलिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। वहीं बीजेपी के लिए यह चरण काफी अहम है, क्योंकि पहले 2 चरणों में काफी मुश्किलों से घिरी दिख रही बीजेपी के लिए इस चरण में जनता का रुझान संजीवनी का काम कर सकता है। साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक एक सीट ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी जहां अपने पिछले स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की उम्मीद में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चरण को बेहतरीन प्रदर्शन का दावा कर रही है। हालांकि इस चरण के 16 जिलों में से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए इसे यादव लैंड भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि वर्ष 2017 के चुनाव में यादव बहुल 30 सीटों में समाजवादी बस 6 सीटें ही जीत पाई थी। सपा के इस सबसे खराब प्रदर्शन के पीछे यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना बताया गया। बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को इसका साफ फायदा दिखा था। वही वजह है कि भगवा दल इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों को जोर शोर से उछाल रहा है। इसके अलावा हाल के दिनों में हिजाब को लेकर भी शोर हो रहा है। वहीं यादव बहुल इलाकों को साधने के लिए बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है। आज इस खास शो मुद्दे की चर्चा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दे की चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से तारिक खान, बीजेपी से अजितेश यादव, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश द्विवेदी और आम आदमी पार्टी से संतोष भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे मुद्दे की चर्चा में। तो सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ तारिक खान जी मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे कि पिछले 2 मतदान हो चुके हैं चरणों के, उसके बाद अब तीसरे चरण का मतदान होना है। यादव बहुल क्षेत्र है। तारिक खान जी, क्या लगता है आपको, पिछले 2 जो चरण के चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब ये तीसरे चरण का चुनाव, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ती जा रही है? देखिए, मुद्दे एकदम साफ हैं। जो 2 चरण हो चुका है उसमें समाजवादी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आप जगह जगह न्यूज भी इस बात की देख रहे हैं। और उन 2 चरणों में समाजवादी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आ जाते हैं जो इस चरण में होने जा रहा है। अभी आपने पहले ही बताया कि इसमें बुंदेलखंड की भी सीटें हैं, इसमें अवध की भी सीटें हैं, इसमें वेस्टर्न यूपी की भी सीटें हैं। लेकिन मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि इसमें और कौन सी सीटें हैं। इसमें हाथरस सीट भी है, जहां पर रात में हाथरस की बेटी को इन्होंने जला दिया था। और इसी इसी फेज में कासगंज भी है, जहां पर अल्ताफ को बता दिया था कि उसने एक 5 फीट की टोटी से लटक कर अपनी जान दे दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात को वहां के एसपी ने भी कहा था कि अब आप, मुझे नहीं लगता कि कोई साधारण आदमी इस बात को मान लेगा कि 5 फीट की टोटी से लटक कर कोई जान दे सकता है। अब फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद उसकी डेड बॉडी अभी 3 या 4 दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, वो निकाली गई है और उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। तो ये सब भी मुद्दे वहां पर रहेंगे। और बगल में जब आप अवध क्षेत्र में आते हैं तो कानपुर में चुनाव होने जा रहा है, और कानपुर के बगल में उन्नाव है। उन्नाव तो नेक्स्ट स्टेज में है, मगर वो भी बगल में है, जहां सेंगर जैसे लोग हैं इनकी पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से, जो लोग, वो मुद्दे अभी जनता के बीच से गए नहीं है और जनता भूली नहीं है। और ना ही बुंदेलखंड के पानी का मुद्दा जनता भूली है। और पूरी पिक्चर को देख लिया जाए तो ना ही उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से इन्होंने
उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से इन्होंने किसानों को मारा है, जिस तरीके से इन्होंने नौकरी मांगने वालों को मांगा है, जिस तरीके से इन्होंने पेपर लीक करवाए हैं, इन सब चीजों का जवाब पब्लिक देगी। लेकिन वो चीज वो बैलेट पे देगी। पहले बैलेट पे होता था, अब वो ईवीएम पे होता है। तो ईवीएम मशीन पे बीजेपी को करारा जवाब पिछले 2 फेज में मिला है और आने वाले भी फेज में मिलता ही जाएगा। 2017 में इन सीटों पर कुछ खास फर्क नहीं था, समाजवादी पार्टी बहुत ही नीचे स्तर पे थी। हाँ बिल्कुल, हम इस फेज में हम 10 सीट जीते थे, लेकिन हमें यह विश्वास है, हम पूरे विश्वास से ये बात कहते हैं कि हम उसको 4 गुना और 5 गुना करने में इस बार कामयाब होंगे। और हमारा कदम आप पिछले फेजेस में उठा के देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर इन्होंने लोगों को बांटा। जिन जाटों को ये लोग बांटते थे, जिन मुसलमानों को ये लोग वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर के नाम पर बांटते थे, उन लोगों ने एक होकर जाति और धर्म का जो एक बंटवारा था उसके ऊपर उठकर जो मूलभूत सिद्धांतिक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को के, जिसमें एक बहुत बड़ा एक गन्ना और किसानों से जुड़े हुए जो किसान का कानून था वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी बहुत बड़ी लड़ाई वेस्टर्न यूपी के किसानों ने लड़ी है। और समाजवादी पार्टी ने हर कदम पर उन किसानों का साथ दिया। हम सलाम करते हैं उन किसानों को जिन्होंने लड़कर और इस भाजपा की सरकार को नीचे झुकाया और इनको मजबूर कर दिया वो 3 काले कानून वापस लेने के लिए। और इन्हीं मुद्दे पे लोगों ने चुनाव में वोट किया है। और वाकई में ये काबिले तारीफ, जिस तरीके से इन जो फेजेस निकल गए हैं उनकी जो जानकारी मिल रही है उसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। अजितेश जी सुन पा रहे हैं आवाज? जी सुन रहा हूँ, बोलिए। तीसरे फेज का चुनाव है, क्या वही प्रदर्शन जो प्रदर्शन 2017 में बीजेपी ने दिखाया था वो अब की बार 2022 के चुनाव में कितना काम आएगा, कितना रहेगा, कितनी सीटों पे अब बीजेपी वहां से जीत हासिल करेगी? जी देखिए, पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने अभी जो बोला अजितेश यादव जी, मेरा नाम अजितेश जायसवाल है। अच्छा, और जी। दूसरी चीज ये कि देखिए, जिस अभी आप 2017 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, पहले चरण के मतदान में 58 सीटों में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 2017 में मात्र 2 सीटें मिली थी। दूसरे फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें 55 सीटों में समाजवादी पार्टी को मात्र 15 सीट मिली थी, बीजेपी को 38 सीट मिली थी। इनके सहयोगी दल हैं आरएलडी, उसको 1 सीट मिली थी, 2 सीट मिली थी। तो कुल मिला के देखिए, हमारे पास आज भी वही नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। हमारे पास वही नेता है, वही संगठन है हमारा। जो हमने पिछले 5 साल में प्रदेश की जो अराजकता गुंडागर्दी थी सपा सरकार की, उससे ऊब के जनता ने भाजपा को ले आया था। अब इन 5 सालों में हमने काम किया है। जिस तरीके से गुंडागर्दी का सफाया किया गया उत्तर प्रदेश में, कोरोना काल में स्वयं योगी जी सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे, एक जिले में स्वयं हेलीकॉप्टर से जा जाके दौरा कर रहे थे। तो जिस तरीके काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इन 2 चरणों में जिनमें चुनाव हुए हैं, बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार दिख रही है, क्योंकि सपने आना स्वाभाविक है। समीकरण को क्यों बार बार लेकर के आगे आया जा रहा है इस चुनाव में? देखिए, उसका रीजन ये है कि समाजवादी पार्टी का जो बेस है उसको लगता है कि यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे हम चुनाव की नैया पार कर लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2017 में यादव बटे हुए थे, क्या लगता है इस बार भी क्या यादव बटे हुए होंगे? बार भी बटे हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण आप देख लीजिए कि मुलायम का आधा परिवार, मुलायम सिंह जी का आधा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। उनके समधी सिरसा वहां से हरिओम यादव जी आ गए हैं, अपर्णा यादव जी आ गए। तमाम उनके जो इतने करीबी थे ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इस बात का सबूत है कि उन्हें स्वयं लग रहा है कि उनकी पार्टी जीतेगी, इसलिए अपने अपने पहले से ही भाजपा में आ गए हैं। जो भाजपा में अभी आए हैं वो तो पहले भी भाजपा में आना चाह रहे थे, लेकिन उस समय ना ला करके अभी चुनाव का जब जैसे ही नजदीक आए चुनाव, इस समय उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया, लेकिन जब वो आना चाह रहे थे तब नकारा जा रहा था। परिस्थितियां होती है जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कब कहां किसका उपयोग करना है, परिस्थितियां चुनाव आते ही क्यों बदल जाती हैं? चुनाव के पहले भी जो लोग होते हैं जो आना चाहते हैं भाजपा में, चुनाव नजदीक आते आते ही परिस्थितियां बदल देती हैं। शुरुआत से परिस्थितियां चुनाव अब लगातार चुनाव से पहले भी तमाम नेता समाजवादी पार्टी के, सुभाष पासी जी विधायक थे गाजीपुर से, वो चले आए थे। तमाम ऐसे नेता, जतिन प्रसाद जी थे, बहुत सारे नेता थे जो सपा से अलग होकर अन्य दलों से अलग हो बीजेपी में आए थे। और वो चुनाव के वक्त भी लगातार जारी है, अभी भी जारी है।
चुनाव के वोट पड़ रहे, तब भी आपने देखा होगा कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने बीजेपी ज्वाइन किया। जी बीजेपी का देखिए कुनबा बहुत बड़ा है, उसका रीजन है कि हमारे पास दुनिया नहीं, देश नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। हम जी काम पे भरोसा करते हैं, विकास पे भरोसा करते हैं। आज आप बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर किस सरकार ने बनाया? सबसे ज्यादा जो है एयरपोर्ट का निर्माण किस सरकार ने किया? सबसे ज्यादा गरीबों के लिए जो योजना चलाई है केंद्र और राज्य सरकार से, जो ये गल्ला राशन वितरण किया जा रहा है, किसने किया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे चुनाव जीत रही है। यह बात विपक्षियों को पच नहीं रही है, इसलिए वो बार बार जातीय समीकरण दुहाई देते हैं, बार बार अपने गढ़ की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव जी सबसे बुरी तरह अपने गढ़ में जो तीसरा फेज का चुनाव होने वाला है, कहने को तो 7-8 जिले ऐसे जो यादव बाहुल्य माने जाते हैं, लेकिन सबसे बंपर विजय इसी में हो, क्योंकि पिछली बार भी 49 सीटें बीजेपी को इस फेज में मिला था। तीसरे चरण के चुनाव में 49 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब की बार भी सेम 2017 जैसा करिश्मा नेतृत्व का उसका परिणाम रीजन बता रहे हैं आपको। 2014 में बीजेपी ने 5 साल सत्ता के साथ चुनाव लगा, 2019 में कहां सत्ता का विरोध दिखा? देखिए सत्ता का विरोध वहां दिखता है जहां भ्रष्टाचार होता है, जहां गुंडागर्दी होती है, जहां अराजकता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कहीं न भ्रष्टाचार हुआ, न गुंडागर्दी, न अराजकता हुई। क्या आपने नोटिस किया कि भाजपा के पूरे चुनावी अभियान में विपक्ष द्वारा एक भी क्या आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया? हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार किया? एक भी ऐसी शब्द नहीं है। ये लोग चुनाव सिर्फ हवा में लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ना सबका मौलिक तारिक अधिकार खान है, जी, बिल्कुल लड़े। तारिक लेकिन खान एक जी, भी आरोप भारतीय जनता भाजपा पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के पे आगे समीकरण बना ऊपर रही है और जीत दर्ज कर आरोप रही नहीं है। है। ये आपकी चुनाव समाजवादी के पार्टी कौन से जिसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है? तारिक खान जी, जी 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 बताइए, हाँ भाजपा बोलिए। विकास के मुद्दों पर जीत हासिल कर मैं रही है आपकी पार्टी, कौन से मुद्दों को लेकर के जीत हासिल कर नहीं रही नहीं, है? देखिए मुद्दे मुद्दे एकदम साफ है। मैं अपने जो साथी बीजेपी के प्रवक्ता हैं इनको मैं जवाब दे दूं इनकी बात का कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उत्तर भारत के बैंकिंग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी सामने आया, 23-24 हजार करोड़ का है वो भ्रष्टाचार। वो शिपिंग कंपनी बैंकों से पैसा उठाती रही और उसका जो अकाउंट था 2006 में एनपीए हो गया। केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों उस एनपीए के खिलाफ एफआईआर नहीं किया और 2020 में जाकर उसकी एफआईआर होती है? इसका जवाब कौन देगा? नीरव मोदी 8 हजार रुपए लेके भागते हैं, इसका जवाब कौन देगा? मालिया चला गया, वो भी 14 हजार रुपए लेकर, इसका जवाब कौन देगा? ये अग्रवाल साहब है, इनका इतना बड़ा शिपिंग कंपनी का इतना बड़ा घोटाला, 24 बैंकों से पैसा उठाया उन्होंने, 24 हजार करोड़ रुपए। और इन सब लोगों के अगर आप घोटाले को जोड़ लीजिए तो वो करीबन 50 हजार करोड़ रुपए से पहुंच रहे हैं। इसका आप अपने मूल्यांकन करिए कि इससे कितनी ज्यादा गरीबी कम हो सकती थी, कितना अहम मुद्दा है ये, और कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 24-24 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। 2011 का मामला, 12 में एनपीए हो जाता है अकाउंट, एनपीए हो गया। इसका मतलब ये है, एनपीए का मतलब समझिए, पहले मैं फाइनेंस की दुनिया से आता हूँ। एनपीए का मतलब ये है कि वो जो एसेट दिया था आपने उससे पैसा नहीं आ रहा वापस, तभी एक्शन लेने की जरूरत थी। जीरो एक्शन लिया गया बीजेपी की, केंद्र में आपकी सरकार है, इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। बैंकों में कहां से घोटाला हो रहा है? 24 बैंकों से पैसा लिया गया जिसको लीड आईसीआईसीआई ने किया। इस मुद्दे को पढ़िए आप, और इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ठीक है कि वो तारिक खान किसका जी, आ रहे पैसा हैं था। हमारे साथ वरिष्ठ एक अगर पत्रकार जी गरीब सत्य किसान प्रकाश एक द्विवेदी गरीब जुड़े हुए किसान हैं। अगर 10 रुपया भी अगर ले लेता है तो आप ठीक उसका है घर तारिक खान जाकर जी, गिरा देते आ हो रहे कि हैं आपके पैसा पास, आ दे रहे हैं, दो दोबारा वापस। आपके पास आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं सत्य प्रकाश द्विवेदी जी। क्या लगता है आपको, तीसरे चरण का चुनाव है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, तीसरे चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? समाजवादी अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा रही है और भाजपा कह रही है हमने विकास किया है और हमारा विकास ही एक मुद्दा है। क्या सभी भाजपा वही प्रदर्शन दोहराएगी? 2017 का प्रदर्शन भाजपा फिर से लेकर के आएगी क्या 2022 के चुनाव में? सपा हो चाहे बसपा, जी अपने दावे तीनों की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और जनता ने हमारे यहाँ खास तौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में पूर्व में जाति पर मतदान और जातिगत आधार पर सभी राजनीतिक दलों ने इस चीज का ध्यान में रखा। तो लोगों की बात अपना घोषणा पत्र क्या रखती है वो तो जनता को होने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में इस बार जनता समीक्षा कर रही है।
पार्टी कैसी, और कुछ समिति में जो खड़े होते हैं लोग उनको वोट करें। और राजनीतिक दल को कोई भी, हर व्यक्ति अपनी सरकार, हर नेता अपनी सरकार को बताता है, लेकिन ये भी है अगर थी तो पूर्व में जनता ने क्यों इनको सत्ता से बेदखल किया। तो ये वादे तो लुभावने हर पार्टी देती है कि जनता इस बात से अभी तक जो हम में यहाँ तो खैर 5वें चरण में हमारे जनपद में सीटें हैं, यहाँ 5वें चरण में मतदान है, लेकिन जो भी रुझान अभी जनता का कोई जो कह रहे हैं कि पहले चरण में हमारा आ गया, तो कह रहे हैं पहले चरण में हम सारी सीटें ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूरी तरह से ब्लाइंड है और जनता ने अपने पत्ते नहीं खोले। खुलेगी तभी पता चलेगा कि किसके दावों में कितनी दम है। जी, संतोष भारद्वाज जी हमारे साथ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, पहला चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण के मतदान हो गए हैं, तीसरे चरण के मतदान अब होने जा रहे हैं 20 फरवरी को, क्या लगता है आम आदमी पार्टी कहां अपने आप को देख रही है? म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। संतोष भारद्वाज जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी 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 बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, संतोष भारद्वाज जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में जी आम आदमी पार्टी जनता के वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करना चाहती है और कोशिश कर रही है कि हर पार्टियों को भी मुख्य समस्याओं पर केंद्रित होकर राजनीति करनी चाहिए। अभी अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि हमने इतने गति से विकास किया है, हम ये कहना चाहते हैं कि उतने ही गति से भ्रष्टाचार भी हुआ है। आज क्षेत्र के जितने भी किसान हैं अपनी जमीन जायदाद को गिरवी करके 50,000 1 लाख का लोन लिया है। हर बैंक के मैनेजर ने उनकी फोटो टांग दी है, कितनी जिल्लत की बात है। और एक तरफ हमारे उद्योगपति कई हजारों करोड़ रुपए लेकर के मोदी जी के जो मित्र हैं वो लेकर के रफू चक्कर हो गए। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी कोई देश को लूटने आया है वो गुजरात के ही रास्ते से आया है, चाहे वो जिस दौर की बात रही। अब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की मूलभूत समस्याओं पर बात कर रहे हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर राजनीति को वापस केंद्रित करना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता, यूपी के लोग जाति और धर्म की राजनीति से अजीज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हम पहली बार इस चुनाव में जा रहे हैं। जब गांव देहात में हम लोग जाते हैं तो हमें इन तीनों लगातार जो पार्टियां बारी बारी से लोगों का, बुंदेलखंड के लोगों का, यूपी के लोगों का शोषण किया, उसका गुस्सा गांव में देखते बनता है। हम आशा करते हैं कि हमारे विधानसभा 236 से जो वर्तमान प्रत्याशी है वो बुंदेलखंड में टॉप 3 में रहेगी ये सीट। जनता हमें सुन रही है, आज की डेट में लोग आपको सुने, यही बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे सपा वाले हैं साथी, वर्तमान में वो भी धर्म की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। वर्तमान में आज किसान पूरी रात साड़ों से तगाई के लिए हर खेत पे पन्नी तान के बैठा हुआ है। ये भी जनता ध्यान दे रही है। पिछले कई वर्षों से किसान भाई अपनी समुचित फसल नहीं काट पा रहे हैं, ना ही उनके फसल का वास्तविक उनको मूल्य मिल पा रहा है, ना ही उनका सम्मान हो रहा है, सिर्फ उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वर्तमान सरकार ने, वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, जो बुलडोजर सरकार है, उन्होंने जितना जिल्लत, जितना जलील किसानों को किया है शायद इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। बुलडोजर तो माफियाओं पे चले हैं, गरीबों की जनता पे कहां चल गए? भाजपा सरकार ने अगर बुलडोजर चलवाए हैं तो माफियाओं पे चलवाए हैं, उनके आवासों पे चलवाए हैं, उनकी जो गैर कानूनी संपत्ति थी उन पे चलवाए हैं। गरीबों किसानों के ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन आप तो कह रहे हो गरीबों और जनता के यहाँ बुलडोजर कहाँ चल गए सर? गरीब जनता के यहाँ बुलडोजर नहीं, पर किसानों और मजदूरों के अरमानों पर बुलडोजर चल रहा है। ठीक, याद कीजिए 1 साल से किसानों के साथ क्या हुआ है, क्या उनको नहीं कहा गया? ठीक है, अजितेश जायसवाल जी।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आग्रह करता हूं कि पहले वो देश की जनता से, विशेषकर गुजरात की जनता से माफी मांगे। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि देश को लूटने का काम गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के रास्ते से निकलता है। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, आपत्तिजनक बयान है और इन्हें देश से माफी मांगते हुए इस बात को वापस लेना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, पहले जब ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई थी तो पहले समाजवादी पार्टी की चक्कर काट रही थी। इनके राष्ट्रीय नेता संजय सिंह जी लगातार गठबंधन को लेके, भैया हमें 2 सीट ही दे दो, 4 सीट ही दे दो, इसी तरीके की मान मनोबल करते रह गए, फिर भी इन्हें 1 सीट समाजवादी पार्टी से नहीं मिली। शायद ठीक है, इनका आपसी का मामला है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, देखिए बुलडोजर तो गुंडे पे चल रहे थे, बुलडोजर तो माफियाओं पे चल रहे थे, जिन्होंने गरीबों की संपत्ति जब्त की थी, जिन्होंने गुंडागर्दी की थी, जो अवैध संपत्तियां दर्ज की थी। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इस देश में किसी प्रदेश में माफ हुआ किसानों का तो उत्तर प्रदेश में माफ हुआ है। 6,000 रुपए का जो धनराशि किसानों की सहायता के लिए मोदी जी 2-2 हजार रुपए देते, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आया है। तो आप ये जो अनर्गल आरोप है लगाते रहेंगे, आपका न खाता खुलने वाला है। बस यही है कि इसी डर के मारा, इससे बड़ी सच्चाई, केजरीवाल जी अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर डर समाया गया है कि उत्तर प्रदेश में हम कई बार प्रयास कर चुके हैं मगर वो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी नीतियां यही है, किसानों को झूठ बोलना, किसानों को बरगलाना, गलत तरीके से चुनाव प्रचार करना। इसलिए प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए इस डर के मारा उत्तर प्रदेश में केजरीवाल आ नहीं रहे हैं। संतोष भारद्वाज जी, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल तो आ नहीं रहे, ऐसा जितेश जायसवाल जी का कहना है। हेलो जी जी जी, संतोष जी बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं कि हमें कितना मिलेगा ये तो हम जनता के विवेक पर छोड़े देते हैं, मगर आप वर्तमान सरकार का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि जब जो रोष जो आज से ठीक साल पहले 2013 में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अहंकार में बोल रहे थे, वर्तमान सरकार का भी वही कुछ हालत है। हमें अपनी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है। आपकी चिंता इसलिए है कि इस चुनाव ठीक है, आएंगे। तारिक खान जी जी, भाजपा बार बार कहती है कि गुंडों की सरकार, माफियाओं की सरकार, अब वो सरकार नहीं, ये विकास की सरकार है और विकास के मुद्दों को लेकर के ही आगे बढ़ती। बार बार जो प्रहार गुंडा और माफिया बोल करके कहा जाता है, और हमारी क्या बात रही तो हम तो जनता के विवेक पे छोड़ देते। जी आएंगे संतोष भारद्वाज जी, आपके पास वापस आएंगे। जी तारिक खान जी कहिए। जी बोलिए, आपका सवाल आप सवाल अपना पूछिए। आवाज बहुत धीरे है आपकी, सवाल कि गुंडों की सरकार, माफियाओं की सरकार, ये आरोप बार बार आप पर लगते हैं। जी और अपनी बात जब आती है तो विकास की सरकार पे बात आकर के टिक जाती है। तो एक तरफ आपकी सरकार माफियाओं और गुंडों की सरकार है और भाजपा सरकार सिर्फ एक ऐसी सरकार है जो विकास की सरकार है। बिल्कुल, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि विकास की सरकार है, विकास की ही सरकार थी। इन विकास की ही इनकी सरकार में इनके गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री एक बहुत सभ्य आदमी की तरह कहते हैं कि 2 दिन में देख लूंगा। ये भाषा क्या सभ्यता की भाषा है? मुख्यमंत्री आपका कहता है कि गर्मी निकाल दूंगा। बताइए मुझको, हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा शैली कभी रखी हो? इतिहास उठा के देख लीजिए, भाषा ही बताती है कि किसके अंदर कितनी गुंडागर्दी है। कोई कहता है गर्मी निकाल दूंगा, उसके बाद आप कहते हैं 2 मिनट में, आप ही का गृह मंत्री कहता है 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये गुंडागर्दी नहीं है? आपकी भाषा शैली ऐसी हो चुकी है। और उसके बाद आप गुंडागर्दी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार ने हमेशा उन लोगों से किनारा किया और आपने हमेशा उन लोगों का साथ दिया, उनके साथ जाकर खड़े हुए। आप गुंडागर्दी की बात करेंगे? आपकी ही सरकार में वो कानपुर के गुप्ता जी को, व्यापारी को पुलिस उठाकर ले जाकर मार देती है, वो लोग गुंडागर्दी की बात करेंगे? वो लोग समाजवादी के ऊपर आरोप लगाएंगे? जिनके पेपर में निकलता है कि जिनके 54% कैंडिडेट के ऊपर ही आपराधिक छवि के लोग हैं, वो लोग गुंडागर्दी की बात करेंगे? वो लोग ये बात करेंगे कि जो लोग वहां पर खुलेआम किसानों को कहेंगे कि तुम खालिस्तानी हो, वो लोग गुंडागर्दी की बात करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि उनकी बातें कैसी होती हैं, उनकी भाषा शैली कैसी होती है। आप उठा के देख लीजिए
आप उठा के देख लीजिए इनके मुख्यमंत्री किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बात करते हैं। अभी आप एक और भाषा शैली उठा के देख लीजिए, इनके जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी भी भाषा शैली पे जरा सा ध्यान दे लीजिए आप। क्या ये ही हिंदुस्तानी सभ्यता थी बात करने की कि ठंडक निकाल दूंगा, गर्मी दे दूंगा? क्या कंप्रेसर की बात चल रही है? तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुमको गर्मी दे दूंगा। होम मिनिस्टर जिसका इतना बड़ा पद होता है, इतना संवैधानिक पद, भाषा जिसके लिए आप पूरी दुनिया में जाने जाते थे, आज दुनिया की मैगजीनें, दुनिया के न्यूज़पेपर आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, जरा सा सुनिए। आप वो थे जिनको विविधता में एकता के लिए जाना जाता था। आज आपकी भाषा शैली दुनिया देख के आपको कहती है ये क्या हो गया उस भारत को? उस भारत को क्या हो गया? उस भारत में लोग एक धर्म का बीज बोने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे सत्ता पाने के लिए। अजितेश जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बयान उस वक्त दिया था जब समाजवादी पार्टी के नेता प्रत्याशी लगातार चुनाव के दौरान जनता के बीच ये धमकी दे रहे थे कि मैं इनको मारूंगा, उस जाति को मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा। ये लगातार इस तरीके का नरगल बयान, डरावना बयान, धमकाने जैसा बयान समाजवादी पार्टी के नेता और लेकिन आप जिस पद पे हैं, क्या उस पद को ये भाषा शैली, जिस पद पे आप हैं, क्या उस पद पे इस भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए? देखिए महोदय, उन्होंने तो गर्मी बड़े बड़े गुंडे और माफियों की निकाल दी है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में। तो जो अभी चुनाव में बचे हुए हैं उनको यह कहना है कि तुम्हारी जो ये गर्मी है, चूंकि जो अराजकता, जो बेबुनियाद बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों द्वारा की जा रही थी लगातार, आपने भी कई वीडियो वायरल हुआ होगा, सुना होगा, साफ साफ धमकी दे रहे फला फला जाति को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एक बार हमारी सरकार बनने दो। कोई बांस अकेल के बोलता है कि मेरी सरकार बनने दो, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी आने दो, मैं सबको देख लूंगा। इन लोगों के लिए चूंकि ये जनता को डरवा रहे हैं, इसलिए जनता के बीच एक अच्छा मैसेज देने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम सबकी गर्मी निकाल देंगे। मुख्यमंत्री जी का एक भाषण और सुना होगा आपने, सदन में बोला था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। तो देखिए जो मुख्यमंत्री की शैली है, उस शैली को उत्तर प्रदेश की जनता लगातार पसंद कर रही है। उसका नतीजा आपने 2019 को लोकसभा में देखा था। माननीय योगी जी के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 65 लोकसभा में सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उस वक्त भी इनसे बड़ा गठबंधन तो इनका आरएलडी और सपा का कुछ नहीं है, इससे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का था। लोग कह रहे थे कि आंधी है, इतनी बड़ी वोट बैंक जुड़ गया है, भाजपा कहीं नहीं नजर आएगी, 2-5 सीटें बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने देखा प्रदेश की जनता ने किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, माननीय योगी जी के नेतृत्व को स्वीकारा। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से वही उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में खड़ा है। अब पूर्ण बहुमत से हम सरकार जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव जी की छटपटाहट है कि आपने देखा होगा करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री बघेल जी के ऊपर किस तरह की घटना हुई, उन्होंने लाठी डंडों से पीटा गया, उन पर हमला किया गया। ये सिर्फ एक हतोत्साहित हो चुका है प्रत्याशी वहां पर लड़ने वाले, घबराहट है कि इतनी मजबूती से भाजपा लड़ी, कहीं हमारी सीट में चला जाए। अराजकता का एक परिचय दिया जा रहा है। जो इनका चाल चरित्र चेहरा है वो यही है जो कल था, हम वही हैं जो कल थे, हमने वही किया है, जो बात किया हमने करके दिखाया है। मोदी जी ने जो विकास का रोड मैप उत्तर प्रदेश स्थापित कर दिया है। आप कभी राम मंदिर गए होंगे, आप कभी जो है काशी कॉरिडोर देखने को, विंध्याचल का जो ये बन रहा है विंध्य कॉरिडोर, कभी आप जाइए वास्तविक में, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रयागराज में, आपको बता दूं, अतीक अहमद की जमीन पे जिस गुंडे द्वारा कब्जाई जमीन थी, जो माफिया गुंडों द्वारा कब्जाई जमीन पे, वहां पे गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ना अपराध को बढ़ावा दिया है, ना गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया। अपराध और गुंडागर्दी को लगाम लगाई, जिससे उत्तर प्रदेश पसंद कर रही है। आने वाले चुनाव में 10 मार्च को आप देखेंगे 7 के 7 चरण बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बात का मैं आज दावा कर रहा हूं। जी, सत्यप्रकाश द्विवेदी जी, सत्यप्रकाश द्विवेदी जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी, आवाज आपकी आ नहीं रही एकदम। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। 2017 के बाद अब 2022 का चुनाव है। सवाल है आपका मुझसे कुछ, हाँ पूछिए। 2017 के चुनाव में महागठबंधन ने जो दिखावा दिखाया था, जो लहर चली थी, वो तो दम हो गई थी। लेकिन 2022 के चुनाव में अब आरएलडी और भाजपा साथ मिलकर के जो चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं, क्या आगे रहेंगे? हेलो, आवाज आपकी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। फिर पूछिए जरा सवाल अब अपना। मैं कह रहा हूं आपसे कि 2017 में महागठबंधन ने जब चुनाव लड़ा था, तो उसका सुपड़ा भी इतना
साफ हो गया था, कुछ ही सीटों पे वो अपने दांव खेल पाई थी, लेकिन 2022 में तो अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी अब चुनावी दौर में आगे है। तो क्या लगता है आपको, कितनी टक्कर दे पाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी को समाजवादी पार्टी बिल्कुल जो मूलभूत मुद्दे हैं, आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कोई भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, किसी भी वर्ग, और किसी बहुत बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है, मैं एक एक चीजें बता सकता हूँ, लेकिन किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। मुद्दे वही एकदम क्लियर कट हैं, जो इनसे जनता परेशान है, इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, भाग रही है, और ये हर गांव से दौड़ाए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे कि ये गांव के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे इनके नेता, ये यही इनके सामने मुद्दे बचे नहीं है। ये बस वही जो पुरानी इनकी एक लाइन है, मैं बार बार कहता हूँ, इनके पास एक ही पिच पे ये बैटिंग करना चाहते हैं, वो पिच धर्म की है, वो पिच हिंदू मुसलमान की है, और जनता इनको पकड़ पकड़ के उस पिच से और विकास के पिच पे लेके आती है, लेकिन ये विकास के पिच पे एकदम नहीं खेलना चाहते। ये जाते वही हैं, और ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे, और अभी अगर मैं कह दूं कि पूरा नेशनल एंथम सुना दो तो सुना नहीं पाएंगे। पूरा नेशनल एंथम अगर मैं कह दूं ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा कह दूं वो भी नहीं बता पाएंगे, और बलिदान और त्याग का क्या उसमें योगदान है वो भी नहीं बता पाएंगे, और सिर्फ छोटा सा नेशनल एंथम अगर कह दूंगा तो 4-5 गलतियां कर देंगे। ये पूरा दावा कर रहा हूं अजितेश जी, ये पूरा दावा कर रहा हूं यहाँ पर मैं। अजितेश जी, देखिए इनके हिसाब से तो चैनल में डिबेट करने बैठे हैं चुनाव पे, इसका मतलब चुनाव हार रहे हैं, अब ग्रामर पे डिबेट होगा। चलिए मैं पूछता हूँ इनसे, राधा स्कूल जाती है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें जरा, बताएं महोदय। राधा स्कूल जाती है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है? या आप ग्रामर की क्लास बना देंगे, कोचिंग का क्लास बना देंगे? तारिक खान जी का कहना है कि भाजपा सिर्फ धर्म के पिच पर बैटिंग करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? हमने तो कहा ही नहीं कहीं, हमने तो कहा विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जितना काम किया है, मैं काम गिनाने इनको बैठ जाता हूं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गांव में इज्जत घर के तहत लैट्रिन का जो है, एक एक घर में, आप गांव में कभी चले जाइए, जो कभी सब आजादी के 60 साल बाद कभी इतने लैट्रिन नहीं बने थे जितना आपकी बार दिया गया। इज्जत घर के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक घर में महिलाओं को दिया है। सिलेंडर, लाखों सिलेंडर बटे हैं। किसानों का करोड़ों रुपया माफ किया गया है। सिलेंडर बटे तो हैं, लेकिन क्या भरवाए गए हैं दोबारा? सिलेंडर घरों में खाली रखे हैं अभी सड़कों का चौड़ीकरण आप देखते हैं, सर्वे में ये भी नजर आता है कि घरों में सिलेंडर खाली रखे हुए हैं। जी देखिए, सिलेंडर पे सब्सिडी फिर से आने शुरू हो गए हैं, और आने वाले समय में भी आप देखा 3 सिलेंडर के लिए बीजेपी ने अपने नए मैनिफेस्टो में वादा किया है कि 3 सिलेंडर भी उनको दिए जाएंगे। तो देखिए विकास हमने किया। आप सड़क पे चले जाइए, कोई भी ऐसा सड़क नहीं होगा चौड़ीकरण नहीं हुआ। 2 लेन की सड़कें 4 लेन हुई है, 4 लेन की सड़क 6 लेन हुई है। इतनी फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में आई है। आप विकास देखिए ना, जितना 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी दे रही है, आज गांव में 20 से 22 घंटे बिजली है। कभी बिजली इतना मिलता था क्या उत्तर प्रदेश में? आप देखिए, हकीकत पे आइए, उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए। कोरोना काल में इतने गरीबों को जिस तरीके राशन उपलब्ध करा केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने, आप बताइए हम विकास में कहां पीछे हटे हैं? हमने जो वादा किया तो उससे ज्यादा करके दिखाया है। जनता को इस बात पे भरोसा है। ये डिबेट में बैठेंगे चुनाव की बात करने के लिए, फिर बात करेंगे अच्छा आप जनगण मन नायक बताइए, अच्छा बताइए हमारा राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान कौन है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये सब बातें करते लगते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं जिसपे अपनी बात जनता के बीच उठा सकते हैं। ठीक है, इस बात पे संतोष भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं। जी संतोष जी, आप भागे जा रहे हैं, आप बताएं ना उसको कि 2100 का क्यों हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। तारिक खान जी आएंगे आपके पास, तारिक खान जी आएंगे, आपको भी मौका मिलेगा। अभी संतोष भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं। संतोष जी, जी कहिए, अपनी बात कहिए। हेलो, जी 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 कहिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे जी, तो एक नैतिक शिक्षा का पाठ हुआ करता था 8वें घंटे में। जी, जब से बीजेपी की सरकार आई है वो नैतिक शिक्षा का पूरा कैडर ही खत्म कर दिया गया है। आज की डेट में नैतिक मूल और राजनीतिक मूल इस सरकार में गिरे हैं। आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप जो भी योजनाओं में प्रचार कर रहे हैं, मैंने उसको दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इतने करोड़ गैस सिलेंडर गरीब माताओं को दिए, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपने कई करोड़ ग्राहक अंबानी के गले में डाल दिए, और जो गैस 350 की थी 1000 पार कर दिया आपने। इसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? अगर गैस के दाम पिछले 5 साल के अंदर 3 गुना बढ़ सकते थे तो किसानों का मूल्य क्यों नहीं बढ़ सकता?
अगर 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 जो है डीजल के रेट, सारे पेट्रोलियम पदार्थों के रेट, खाद के रेट, सबके, तो स्वामीनाथन की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार क्यों बच रही है? दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? सुरसा की तरह मुंह फैला के खड़ी हुई है। जो सामान आपकी सरकार आने से पहले, भाजपा की सरकार आने से पहले जितने रुपए में 1 किलो मिलता था, आज वो पौवा भर हो गया है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस फेज के चुनाव होने वाले हैं अगले राउंड में, उनमें महोबा का भी घटना है जहां से एसपी भी फरार चल रहे हैं। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, सारी चीजें खराब हो रही हैं। वर्तमान में जो किसानों के साथ पीड़ा है, रात रात भर किसान खड़ा हुआ है, खाद का संकट कितनी तेजी से खड़ा हुआ है। जो खादें पहले आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, आज की डेट में उसमें भी ब्लैकमेल हो रहा है। आप नीम कोटेड यूरिया का प्रचार कर रहे हैं, 50 किलो की बोरी को 45 किलो कर दिया है। ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार हम दो और हमारे दो के नारे के साथ काम करती है। मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो एक बार भाइयों बहनों कहते हैं और एक बार मित्रों कहते हैं। जब मित्रों कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है अडानी और अंबानी को संबोधित कर रहे हैं, और जब भाइयों बहनों कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जाति और धर्म की राजनीति से पब्लिक आज ही जा चुकी है। इन तीनों पार्टियों के खिलाफ पब्लिक के अंदर ग्रामीण अंचल में जितना जबरदस्त रोष है वो देखने लायक है। आने वाले 10 तारीख को आपको उत्तर प्रदेश के भी जो नतीजे आएंगे वो अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे। जब दिल्ली में पहली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी हमको या कोई भी मीडिया 2-1 चैनल से ऊपर नहीं दे रहे थे। हमारे नेता ने ये कहा था, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। आज सपा हो चाहे बीजेपी हो, बिजली को राजनीति में केंद्रित कर रही है या नहीं कर रही है। आज सपा भी कह रही है हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, भाजपा कह रही है हम किसानों के बिल फ्री करेंगे। आखिरकार ये मुद्दा दिल्ली सरकार से आया है या नहीं आया है? वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है उसने भी कहा हम पहली ही बैठक में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 2012 के चुनाव में सपा ने भी कहा हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सपा तो कम से कम ये कह के बच रही है कि हमने सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव जो भूमि विकास बैंकों का माफ किया था। और इन लोगों ने ऐसी उसमें स्कीम चलाई है कि आज भी हर गांव से लगभग 80% किसानों के पोस्टर बैंकों के सामने टांग करके शर्मिंदा और जलील करने का काम किया है। फिर भी ये कह रहे हैं हम किसान हितैषी हैं। 10 तारीख को पता चल जाएगा और ये आशा करता हूं मैं कि 10 तारीख के बाद इन्हें वापस गुजरात भेजेंगे। संतोष भारद्वाज जी की बात आपने सुनी। महंगाई के मुद्दों को लेकर के बीजेपी देखिए, पहली चीज जो इनसे आरोप है कि ये अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे केंद्र में कांग्रेस रही है लगभग 60 सालों तक, और 4 बार सीएम रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी जो है। तो इन्होंने अंबानी अडानी पे कार्रवाई क्यों नहीं किया आज तक? अगर अंबानी अडानी ने इतना ही देश में चीजें किया है गड़बड़, तो उन्होंने कार्रवाई क्योंकि भाजपा पे क्यों ले जाके मोड़ देते हैं हर चीज? ये आप जानिए कि आज जो देश में महंगाई है वो कुछ नहीं है, हर चीज धीरे धीरे बढ़ा, उसको ये महंगाई बढ़ाकर रूप दिया जा रहा है। अगर कभी 50 रुपए लेबर थे तो उसका रेट क्या था, आज देखिए लेबराना 500 रुपए है। हर चीज का जो एक क्लास चीजें बढ़ी ना, हर चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई है। आप पहले सोचिए अगर कांग्रेस की सरकार थोड़ी बढ़ी हुई है। देखिए अगर क्या बढ़ी है कह रहे हैं? बेरोजगारी भी थोड़ी थोड़ी ही बढ़ रही है। बेरोजगारी के बारे में असल सच्चाई है कि 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया बिना 1 रुपया लिए। ठीक है, हमने झूठे वादे नहीं किए कि हमने करोड़ों रोजगार देंगे, लेकिन सपा सरकार की तरह हमने भर्तियों में पैसे नहीं लिए। किसी भी अभ्यर्थी से, किसी भी छात्रों से, किसी भी नौजवानों से हमने उनका भविष्य नहीं खराब किया। किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 15 लाख रुपए, किसी भी भर्ती का रेट तय नहीं किया गया। जितने भी नौकरियां दी गई योगी सरकार में 1 रुपया नहीं लिया गया। जिनकी जो योग्यताएं थी उन्होंने क्वालिफाई किया, नौकरी पा गए। और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा नौकरियां 2022 में सरकार बनाती दिया जाएगा, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है। तारिक खान जी 2002 जी जी बोलिए। ये कह रहा हूं 2017 के चुनाव इस बात का प्रमाण भी होंगे
कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जमीन में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये हम कहना चाहते हैं। वर्तमान में भाजपा ने सारे मुद्दों में विफल रही है सरकार और अपनी जमीन से विश्वसनीयता खो चुकी है, और इसीलिए इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा करके अपनी नैया पार कराना चाहती है। जाति और धर्म की राजनीति को अब तो हिंदू मुस्लिम बोल ही नहीं रहे हैं। आप लोग बार बार एक्चुअल में आप लोग बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप एंकर साहब बैठे हैं, आप बताइए हमने एक बार भी हिंदू मुसलमान किया क्या? नहीं बिल्कुल। आप बताइए एक बार हमने हिंदू मुसलमान जिक्र किया हो? ये विपक्ष के सारे प्रवक्ता जब बीजेपी के साथ बैठते हैं तो पहले हिंदू मुसलमान करते हैं। इनको 20% की बहुत चिंता रहती है। एक्चुअल असल मुद्दा यह है, इनका सारा फोकस 20% के पीछे लगा रहता है। ये नहीं जानते कि 20% हिंदू मुस्लिम 80 बनाम 20 से ही हमारा ये कहना है कि ना अच्छे दिनों की बात है, ना अब अच्छे दिनों की बात है, न धरा में कोई विकास है। और मोदी जी के राज में भैया केवल मन की बात है। ये हम नहीं, क्षेत्र की जनता कह रही है। भाई साहब, यही मन की बात करते करते इस देश और प्रदेश की जनता ने 2014 में इतना बड़ा जनादेश मोदी जी को दिया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। यही मन की बात उत्तर प्रदेश जनता ने किया, 2019 में जनादेश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में इस प्रदेश की जनता ने मन की बात करते हुए दिया। आप ये कव्वाली, सुनिए, कव्वाली और ये जो गाने ये सब रट के आते हैं ना, जनता आपकी इस भावे में नहीं आने वाली है। आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की राजनीति करिए। आप उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप हमारी चिंता मत करिए, आप हमारी चिंता मत करिए। आप अपनी चिंता करिए कि आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते करते रह गए, 2 सीटों पे भी मान गए थे, फिर भी गठबंधन नहीं हुआ। आप उसकी चिंता करिए कि 2027 में आपको साथ कहां लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप उसकी चिंता करिए। मान्यवर, हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो 7 साल पहले काम पर बात करिए, 65 साल कांग्रेस और सपा बसपा को गाली देना बंद करिए। काम तो, सवाल तो उससे किए जाएंगे जो सत्ता पर बैठे हैं, जो ताकतवर हैं। 2013 के पहले जब मोदी जी देश का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी के नेता बने थे, तब उन्होंने ये कहा था, जो भी कहा था। आज तो उसका विपरीत हो रहा है। झूठ से शुरुआत की, काले धन की बात की, 2 करोड़ नौकरी की बात की। ये तो अब अगर हम इनमें बात करते हैं तो बीजेपी वाले हंसने लगते हैं। 40,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती निकाली गई, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। मैं गिनाने चलूंगा तो 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली 5 साल में, वो भी बिना 1 रुपया लिए। मैंने बताया ना, पहले भर्तियों में एक जाति विशेष के नाम आते थे, 2-4 प्रमुख जिलों के नाम आते थे, उनके यहाँ सूची भेजी जाती थी कि यही नाम होने चाहिए। रेट तय होते थे, झोला लेके निकल लेते थे एक परिवार 10 लाख 15 लाख रुपए वसूलने के लिए हर अभ्यर्थियों से। ये सब काम बंद हो गया है, प्रदेश की जनता सब देख रही है। आप उसको झांसे में नहीं रह सकते। चैनल बैठ के जो है गीत और संगीत स्लोगन सुना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है तारिक खान जी, अपनी बातें लोगों की, जनता का मुंह फाड़ करके मुंह में नहीं डाल सकते हैं। सुनने की क्षमता रखिए और 10 तारीख तक का प्रतीक्षा करिए। जनता ने आपके साथ उचित व्यवहार करना शुरू कर दिया है, आपके झूठ से तंग आ चुकी है और पब्लिक त्राही त्राही करके चिल्ला रही है। आप ये कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरी दिया, आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपके राज्य में कितनी नौकरियां चली गई। ये भी तो आप सोचिए। तारिक खान जी, ठीक है, संतोष भारद्वाज जी आएंगे आपके पास में। तारिक खान जी, प्रदेश की जनता सब देख रही है, बोलिए। आपको नोटबंदी पर वोट मांगना चाहिए। जी, प्रदेश की जनता सब देख रही है, क्या कहना है आपका? प्रदेश की जनता की नजरों में क्या है? प्रदेश की जनता सब देख रही है, पिछले भी 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरा चरण आ रहा है। प्रदेश की जनता के सामने किस तरीके के नतीजे हैं? नहीं, देखिए, मेरा बिल्कुल सीधा कहना है कि प्रदेश की जनता के सामने सब कुछ साफ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें कही, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, बहुत अच्छी बातें कही कि मुद्दे की बात करो। तो मुद्दा ये है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम 60 लाख नौकरियां देंगे। तो 60 लाख 2 करोड़ में 60 लाख जोड़ दें या घटा दें, ये भी बता दें। मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं जोड़ूं या घटाऊं। दूसरे मुद्दे की बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं महंगाई बिल्कुल नहीं है। तेल 10 रुपए में मिल रहा है और दालें तो 10 रुपए 5 ही रुपए में मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं क्योंकि सब चंगा है, आप कह दें तो हम भी मान लें, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते नहीं है। आपने 80-20 की बात की, 80 और 20 वाले पे भी बता दूं कि जिन किसानों को आपने
जिन किसानों के बीच में कीले बिछाई वो 80 में आएंगे कि 20 में आएंगे, इसका भी जवाब दे दीजिए। जो नौकरी मांगने गए थे उनको लाठियों से मारते हैं आपको, 80 में आएंगे कि 20 में आएंगे, वो भी बता दीजिए। हाथरस की लड़की जिसको रात में आपने जला दिया, उसके घर वालों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, 80-20 की आप बात करेंगे? आप मुझे ग्रामर की बातें करेंगे? और आप जो अल्पाइक लड़का उसको 5 फीट के उससे लटका के और कह रहे हैं वो फांसी से मर गया, वहां का एसपी कह रहा है। आप 80-20 की बात करेंगे? आप मुद्दों की बात करेंगे? अरे मुद्दे तो आपके पास है ही नहीं। आप तो जब इन्फ्लेशन और महंगाई को जस्टिफाई करा रहे हो कि महंगाई ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, महंगाई होने दो, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय घट गई। सीएमईआई का डेटा है कि 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अभी आप मुद्दे की बात कर रहे थे। सीएमआई वो है जो इकोनॉमी को मॉनिटर करती है, वो कह रही है 16 लाख नौकरियां चली गई उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। आप मुद्दे की बात कर रहे हो। नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे भूखा स्टेट है, यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और आप उसी स्टेट में कह रहे हो ये सब एजेंसियां आपकी हैं, आप ही चलाते हो। मुद्दे की बात आप कर रहे हो और फिर बताते हो इंग्लिश और ग्रामर और टेस्ट। अजितेश जी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने जब बताया कि हिंदू मुसलमान, हर बात पे इनका यही बयान आ रहा है कि हिंदू मुसलमान, तो मैंने बताया कि जब महाशय आप 20% की लालच में पढ़ते हैं, 20% का वोट बैंक का लालच आपको दिखाई देता है चुनाव में, तब आपको मुद्दे ख्याल नहीं आते हैं जो है। तब आपको लगता है कि हम वाई समीकरण से चुनाव जीत लेंगे, हम मुसलमानों को उसका के उनका वोट ले लेंगे। तो वहीं पे हिंदू जनमानस उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियों को पहचान चुका है कि जब भी चुनाव होता है तो सिर्फ 20% की बात करते हैं। उस पे मैंने कहा कि 80% हिंदू जनमानस उसी वक्त खड़ा हो जाता है। रही बात, ये बार बार कह रहे हैं इनके एक नेता समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने क्या बयान दिया था कि मैं 85 बना 15 की लड़ाई होगी, अब 80 बना 20 के नहीं 85 बना 15 की लड़ाई होने जा रही है। तो आप ये बताइए कि वो किसान जो 2-2 हजार रुपया पा रहा है वो किसमें आएगा? 85 में उसको रखेंगे या 20 में रखेंगे? जो गरीब आदमी केंद्र का और राज्य का गल्ला पा रहा है वो किसमें रखेंगे इनके नेता? 85 में रखेंगे, 15 में रखेंगे? इनके यहाँ हम माताओं बहनों सिलेंडर दे रहे हैं, उसको 85 में रखेंगे, 15 में रखेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिस परिवार को हम दे रहे हैं उसको 85 में रखेंगे, 15 में रखेंगे? ये अपना बताएं, उसको कहां रखे? समाजवादी पार्टी बताने के काम करे। ये फ्लाईओवर में जो पब्लिक जा रही है, जो रोड ट्रैक जा रही है, चौड़ीकरण सड़कों पे पब्लिक जा रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इससे यात्रा करने वाले लोगों को कहां रखेंगे? 15 में रखेंगे या 85 में रखेंगे? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर बताएं जो है। जी तारिक खान जी। कि जो सरकारी संस्थाएं एक टाइम में उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंक का हुआ था, और इतने बड़े बड़े केंद्र के उद्यम का राष्ट्रीयकरण हुआ था ताकि राष्ट्र की ताकत बने। आप राष्ट्रवाद की भी बात करते हो और राष्ट्र की ही ताकत को कम करते जा रहे हो। आपने जियो को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को खत्म कर दिया, ये आप ही की देन है। आप महंगाई की बात करते हो, आप लोगों के जेब से ही पैसा लेकर और इधर उधर कर रहे हो। अगर फ्री में राशन बांट रहे हो तो वो बढ़ा देते हो, तेल का पैसे बढ़ा देते हो। आप जाते हो जियो का जो रिचार्ज होता है उसका 50 रुपए बढ़ा देते हो, कहाँ जाएगी गरीब जनता? ठीक है संतोष भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संतोष जी। जी संतोष जी कहिए। हेलो जी संतोष जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाहता हूँ जी कि भाजपा की जितनी भी स्पीच है वो पूरी तरह से भेदभाव से रंजित है। कभी 80-20 की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे। काम की बात ये लोग नहीं करेंगे, काम की बात ये लोग नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर काम की बात नहीं करेंगे। इनका काम है डिवाइड एंड रूल। जब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कट्टरता चाहे वो किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म की हो या किसी भी घर की हो, वो खतरनाक है। इसलिए देश के अंदर जो सपा और भाजपा मिलकर के सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रही है, यह पूरी तरह से उसमें सम्मिलित है। जनता 10 तारीख को पूरी तरह से देख रही है। ये ज्यादा दिन तक अब नहीं इनका चलने वाला है, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका पूरी तरह से सेटिंग है, पूरी सेटिंग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो या समूचे भाजपाई हो, देश के 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मगर धार्मिक भावनाओं की आड़ में 125 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जो कहते हैं
तारिक खान जी, मुझे संतोष जवाब दे लेने भारद्वाज का दीजिए। कहना है कि आप मिलके काम कर रहे हैं। मैंने सवाल सुन लिया है। आप जी। उस समाजवादी विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं जिस समाजवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत ही यही था कि जो राष्ट्र के संसाधन है उसको लोगों तक पहुंचाना और जो निचला तबका है उसको नीचे से ऊपर उठाकर लेके आना, जिसकी लड़ाई राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश इन लोगों ने लड़ी, जिसको मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने और उसमें बड़े बड़े नेताओं ने उनमें हाथ दिया। आप उस विचारधारा पे सवाल उठाना ये मुझको सही नहीं लगता है। वो विचारधारा कभी भी जाति एमवाई की बात की इन्होंने, मैं एमवाई समझ नहीं पाया। नहीं भाई साहब मेरी सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। मेरा आपसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन एमवाई की बात इन्होंने की। मैं वाकई में ये धर्म और जाति की बात करते मैंने सिर्फ राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछी थी और एमवाई में सच में समझ नहीं पाया। अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं ये जान नहीं पाया कि एमवाई होता क्या है, ये एमवाई क्या है, ये कौन सी धर्म और जाति की बात ये कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने कभी भी, आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का जितने भी लोग हैं उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और ये बिल्कुल भी कतई भी मुद्दों से भटकाने वाली बात होगी अगर बीच बीच में जब भी किसी विकास का मुद्दा लाया जाए और उसमें धर्म और जाति की बात लेके आई जाए। मुद्दे इतने हैं कि जो उंगलियों पे अगर गिने जाए तो उंगलियों के करने वाले जो ब्रैक्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और इनकी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होंगी, इनकी समस्याएं। मगर ये जवाब नहीं देना चाहते, ये लोग खुल के कह देते हैं कि महंगाई नहीं। अब इस पे बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द है, ये जनता का दर्द है जो हम लोगों के द्वारा भी दिखता है। ये बहुत बड़ा दर्द है कि महंगाई बिल्कुल। चलिए समय कम है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक आखिरी सवाल, समय कम है। जितेश जी, उत्तर प्रदेश में जो स्थापित राजनीति के पार्टियां हैं सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, ये बारी बारी से उत्तर प्रदेश की जनता का जाति और धार्मिक जो है द्वेष फैला करके उपयोग किया। डरे हुए क्यों है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश आ रहे हैं? क्या वो इस बात से नाराज है कि अखिलेश यादव जी ने गठबंधन नहीं किया, 2 सीट भी नहीं दी उनको? क्या इस बात से नाराज है केजरीवाल जी? आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों अपने प्रत्याशी लगा रहे हैं? केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं? केजरीवाल जी की ये बात प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। 20 तारीख के बाद आएंगे, 20 तारीख के बाद के कार्यक्रम है। अभी पंजाब और दिल्ली कहीं नहीं है, पंजाब और गोवा उत्तराखंड में लगे हुए हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? निकल गया है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है, मोदी जी पंजाब उत्तराखंड जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। क्या बात, कैसी बात करते हैं आप? आपके नेता डरे हुए, इस बात को स्वीकारिए आप। केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में डरे हुए, भारतीय जनता पार्टी डरे हुए हैं। इस डर के कारण नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। तारिक जी, साधनों की थोड़ा कमी हो सकती है चुनाव में। जी बताइए। ठीक है, संतोष भारद्वाज जी, तारिक खान जी, एक आखिरी सवाल। 59 सीटों पे मतदान है तीसरे चरण में। क्या लगता है कि अब तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? एक लाइन में आंसर। हमें सभी वर्गों से, सभी संप्रदायों से अच्छा जो है सहयोग मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि हम तारिक खान जी सवाल आपका सवाल पूछिए जी। एक आखिरी सवाल है आप लोगों से, एक आखिरी सवाल है तारिक खान जी, सबसे पहले आपसे कि जो तीसरे चरण की अब जो मतदान होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी, एक लाइन में उत्तर दीजिएगा, अपने आप को कहां देख रही है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल, मैंने फिर कहा, हमने जितनी सीटें जीती थी उससे हम 4 गुना 5 गुना आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो फेज हो चुके हैं उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और जो ये फेज होने वाले हैं ये तो बिल्कुल यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे। आपने ही शुरुआत में बता दिया था, इसमें बुंदेलखंड है, इसमें अवध है, इसमें वेस्टर्न यूपी है, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। उनको किसान के मुद्दे पर, उनको किसान बिल के मुद्दे पर उनको परेशान किया गया है। यहीं पर हाथरस भी है, ये भी मैंने बात कही, वो भी हाथरस की भी बेटी को किस तरीके से इन्होंने जलाया सबके सामने। अल्ताफ का भी मुद्दा है, कैसे उसको इन्होंने बता दिया कि वो 5 फुट के उससे, और अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि महोबा का भी मुद्दा है। तो वहां पर मुद्दे सारे इनके खिलाफ है जो लोकल के मुद्दे हैं, और इसी को अगर राष्ट्रीय पिक्चर या स्टेट की पिक्चर में देखा जाए तब भी सारे मुद्दे इनके खिलाफ ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके फेवर में पब्लिक जा रही है। पब्लिक सब कुछ जान चुकी है, इनका चेहरा बिल्कुल साफ है, क्लियर है। वो बिल्कुल विकास की बात पर वोट देने जा रही है, वो आशावादी सरकार को वोट देने जा रही है, वो लैपटॉप के ऊपर वोट देने जा रही है। उनको लैपटॉप चाहिए, उनको कन्या विद्याधन चाहिए। हमारी जितनी भी आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, किसी वर्ग को ठीक है, समय का तारिक खान जी। अजितेश जायसवाल जी जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सपने आने लगे हैं। पहले इनके राष्ट्रीय नेताओं को सपने आते थे,
इनके प्रवक्ताओं को भी सपने आते हैं। देखिए मैं बता दूं, ये चुनाव इस बात का गवाह रहेगा कि प्रदेश की जनता विकास के नाम पे वोट देती है। वो किसी भी जाति समीकरण को ध्वस्त कर दिया। आप बताइए, इन्होंने तमाम छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। क्या आपको पता है कि इनके छोटे छोटे दल कितने हैं? उस दल का नाम क्या है? उसके चुनाव चिन्ह क्या, कोई बता सकता है? ये सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ जातीय राजनीति कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को मिला के, छोटे छोटे सारे नेताओं को मिला के। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज के डेट में सारी जातिगत राजनीति ध्वस्त कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे ही बसपा सपा में गए हैं, उनसे आप पूछिए कभी अकेले में जाके, वो रो रहे हैं कि हमारी क्या हाल हो गई। ओम प्रकाश जी से पूछिए क्या हाल हो गई। 5 सीट नहीं मिल रहा ओम प्रकाश राजभर जी को। भारतीय जनता पार्टी में तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और भी भारतीय जनता पार्टी में सीटें मिल रही थी। आप इनके तमाम गठबंधन के नेता, पल्लवी पटेल जी सुबह टिकट पाती हैं, शाम को खबर आती है कि चुनाव लड़ने से मना कर दिए हैं। आप इनके तमाम नेताओं से पूछिए। प्रेमचंद बिंद जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के नेता हैं, गठबंधन होते रहा, सुबह होता है, शाम को होता नहीं होता है। चंद्रशेखर रावण ने क्या ऑब्जेक्शन अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि मेरा 3 महीने के टाइम खराब किया गया। अखिलेश यादव बार बार गठबंधन की बात कर रहे थे, फिर क्या 2 सीट देंगे, 1 सीट देंगे। इनके गठबंधन के जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन में नेता मिल रहे हैं अपनी सीट बचाने के लिए, कोई अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए मिल रहा है, कोई स्वयं को टिकट दिखाने के लिए। लेकिन जनता इस सारे सच्चाई को जान रही है, भाजपा के साथ है, सपा के फेर में नहीं आने वाली है। उसको पता है कि सारे छोटे छोटे जाति के नेता लूटने वाले हैं, एकजुट होकर प्रदेश को लूटने की तैयारी में है। इसे प्रदेश की जनता संभल चुकी है, उसे नकार चुकी है, जिसको 2 चुनाव में परिणाम दिखा चुकी है, पहले और दूसरे चरण चुनाव में। तीसरे चरण चुनाव में आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलेंगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इस पूरे चुनाव में आपने एक बहुत बड़ा, मैं बात कर रहा हूं, जो चुनाव होता है सीएम चुनने का, यह चुनाव मुख्यमंत्री चुनने का है। पूरे विपक्ष द्वारा भी 1 घंटे से मैं डिबेट में बैठा हूं। आप एंकर महोदय बता दीजिए, एक भी आरोप मुख्यमंत्री योगी जी पे लगा हो, योगी जी के नाम लेकर एक भी विपक्ष के लोगों ने कहा कि योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, कोई एक भी आरोप ऐसा नहीं है जो उन्होंने योगी जी पे लगाया। क्या लग रहा है जो 59 सीटों पे अब वोटिंग होने वाली है, भाजपा क्या वापस वैसा ही प्रदर्शन दोहराएगी? एक भी आरोप उनको ऊपर नहीं है। ना भाई भतीजावाद का आरोप कोई लगा सकता है योगी जी पे, ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है, ना चोरी का आरोप लगा सकता है, ना किसी प्रकार का कोई आरोप योगी जी पे नहीं है। इसका मतलब है समय का में एक लाइन में जवाब दीजिए। जो तीसरे चरण के चुनाव है उसमें जो प्रदर्शन 2017 में बीजेपी का रहा था, वो अब क्या दोबारा फिर से वही प्रदर्शन दोहराएगी बीजेपी? बिल्कुल। 2017 में हमने 49 सीटें जीती थी तीसरी चरण में। मैं दावा कर रहा हूं कि मैं अर्धशतक लगाऊंगा, हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, इस बात का वादा है। आप ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में आज के एपिसोड में बस इतना ही। तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी कितना परचम लहराती है, सपा कहां तक जाती है और आम आदमी पार्टी कहां तक जाती है, कहां रह जाती है बसपा और कहां जाती है कांग्रेस, ये तो देखने वाले समय में देखेंगे और आने वाला 10 मार्च नतीजे सामने रख देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।